हेलो क्लास सिक्स लास्ट वीडियो में हमने किया था, वर्ण के बारे में पढ़ा था। वर्ण जो हैं कौन कौन से स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन के बारे में ये है कि जो भीतर अंदर रहने वाला होता है, तो वो अंदर रहने वाला जो है यरल वो है। उष्म जो कि गर्म होता है, क्योंकि वायु हमारे मुख से जो भी ध्वनि जो है असल में एक वो वायु है जो जीभ से दांत से टकराती है, उसके बाद ही बाहर आती है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब उनके शुरू में वो बोलना नहीं जानते हैं, वो थोड़ा बड़ा जो कुछ थोड़ा आवाज़ साउंड जो करते हैं, वो साउंड जो है वो जीभ के और वायु के बीच में आकर होता है। जब धीरे धीरे करके उनके दांत आते हैं और वो दांत जब आने लगते हैं तो वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करते हैं, वो सुन सुन के बोलते हैं उसको। तो वो जो दांत है वो सहायक होता है, तालु सहायक होता है। शुरू में बहुत कम बोलते हैं, वो सिर्फ थोड़ा बहुत आऊँ बाबू बा जो बिल्कुल सरलता से बोले जा सकते हैं वो कहते हैं वो। और हमें लगता है कि वो ये बोल रहे हैं, वो सुनाई देता है, ध्वनि सुनाई देती है वो। और जो दांत होते हैं जब आते हैं तो उसके बाद वो एक परफेक्शन की तरह से बोलना सीख जाते हैं। तो इसलिए दांत जो हैं वो सहायक होते हैं बहुत उसमें। तो जो मुख से निकलने वाली वायु है असल में वही ध्वनि बनकर बाहर आती है, जो कि जीभ से दांत से टकराती है, तालु से टकराती है, तो वो शब्द बन के बाहर एक वर्ण के रूप में बाहर आता है। और उसका जो वर्णों का जो पूरा एक साथ में ध्वनि जो कंप्लीट होती है वो हमारी भाषा बनती है। तो इस तरह से जो ऊष्म व्यंजन है श श स ह, जब आप इसको बोल रहे हैं तो देखिए आप श स स ह, ये आपका गला खुला है और आपका जीभ जो है बहुत हल्का हल्का काम करता है। वो बिल्कुल भी उसमें वो रहता है जैसे श स स ह, ये जो बाहर आ रहा है गले से, इसमें बहुत कुछ ये कि वो मुंह में एक बार हवा को रुकता है और जीभ जरा सा सहारा देकर उसको बाहर निकालती है। इसी तरह से आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो हैं वो दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ और फिर श्र। क्ष है क श प्लस अ, ये आपको मैं सब कुछ बता चुकी थी। इससे श बनता है। ज्ञ जो है ज और य अंग से मिलकर बनता है, य से मिलकर बनता है। और त र प्लस अ मिलके त्र बनता है और श र प्लस अ मिलके श्र बनता है। ओके, तो अब है, तो हमने देखा है कि इसमें जो बता रहे हैं व्यंजनों की कुल संख्या कितनी बताई है, 33 बताई है। अब व्यंजनों की संख्या इसमें 33 बताइए, तो 5 और 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। कुल जो व्यंजन है वो कितने हैं, 33 है। उसके बाद में जो बाकी संयुक्त व्यंजन है वो 4 संयुक्त व्यंजन है। इसलिए सिर्फ व्यंजन 33 है। और अण जो है ये विशेष रूप की ध्वनियों को इजाद की गई है। और बाकी जो 4 हमारे और हैं वो पूरे क्या हैं, व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन है। असल में ये 2 व्यंजनों के मेल से मिलकर बने हैं। तो मूल रूप में जो हमारे व्यंजन हैं वो कुल मिला के 33 दिए गए हैं। ठीक है, तो जो 5 जो स्पर्श व्यंजन 5 है, फिर अंतःस्थ 4 है और 4 जो हैं वो कितने हैं, ऊष्म व्यंजन है। वो सारे मिला के, ये सारे मिला के क्या है, ऊष्म व्यंजन जो है ये सारे मिला के 33 हो गए हैं। आगे जो है उसमें ये है कि व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, परंतु अण और हिंदी की विशेष ध्वनियाँ हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में कुछ अन्य ध्वनियों का भी प्रयोग किया जाता है। वो ध्वनियाँ हैं अनुस्वार, अनुनासिका और विसर्ग की ध्वनियाँ हैं। जो अनुस्वार जो है वो बिंदी के रूप में प्रयोग की जाती है।
अनुनासिका जो है वो चंद्र बिंदी के रूप में प्रयोग की जाती है और विसर्ग जो है वो 2 कॉलम के रूप में प्रयोग की जाती है। पतंग, अनुस्वार कौन कौन सा है देखिए, पतंग, चंद्र, कंठ, संत। अनुनासिका जिसमें चंद्र बिंदु लगता है, चांद, पाँच, सांप, कांच। विसर्ग वाले कौन कौन से, अतः, प्रातः, विशेषतः, सामान्यतः। इस तरह से अर्धचंद्र जो है अनुनासिका अर्धचंद्र में एक ये हमारे बाहर की जो भाषाएं हैं उसके रूप में प्रयोग की जाती है। इंग्लिश के जो वर्ड हमारे हिंदी में आए हैं उनका प्रोनाउंसिएशन जो है औ और आ इन दोनों के बीच का है, इसलिए इसको कहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है बॉल, चौक, डॉक्टर, फ्रॉक। आपको समझ में आया ना, ये सारे के सारे जो हैं अंग्रेजी के वर्ड है। हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल नहीं होता है ना हॉस्पिटल होता है, इन दोनों के बीच का हॉस्पिटल होता है, तो वो अर्धचंद्र लगा दिया जाता है लेकिन उसमें बिंदी नहीं लगाई जाती है। ठीक है। नुक्ता, नुक्ता जो है वो कहाँ आता है, जो पाए वाले व्यंजन होते हैं उसके नीचे लगता है। और ये भी नुक्ता जो है ये भी कहाँ से आया है, विदेशी भाषा से। विदेशी कौन सी है, उर्दू और फ़ारसी। तो जो उर्दू और फ़ारसी के जितने शब्द होते हैं आम तौर पे जितने भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं उसमें नुक्ता लगता है, जैसे कि वज़ीर। वैसे अगर ज का हिंदी में तो ज है तो वजीर होगा, हिंदी में ये वजीर पढ़ेंगे, लेकिन उर्दू का शब्द होने के कारण इसको वज़ीर कि वो जो नुक्ता लगा दिया जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, वज़ीर। नज़र, फसल, फ़र्क। फसल होती हिंदी में फ बोलते हैं लेकिन यहाँ पे हम फसल बोल रहे हैं, फ का उच्चारण कर रहे हैं, फ़र्क, फ का उच्चारण कर रहे हैं हम। ठीक है, इस तरह से। अब है संयुक्त वर्ण और संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन। तो दो व्यंजनों को मिलाकर लिखने का भी एक नियम होता है। जब खड़ी पाई वाले यानी जिन वर्णों में पाया यानी पैर लगा होता है, जैसे कि ख, ग, घ, च, ज, झ, ञ, इनमें डंडा लगा हुआ जो है वो खड़ा पाया माना जाता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है प में पैर है तो उसका पैर हटा दिया है, रेड कलर से है वो, तो वो बन गया है प्यास। इस तरह से प में य जुड़ा हुआ है। ध में फिर या जुड़ा ध्यान, न अन्न, ख ख्याति, ज पूज्य, ग अग्नि, ब डिब्बा, स तस्वीर। तो देखिए जितने भी ये शब्द हैं इनके सबके पाए लगे हुए हैं, पाए यानी पैर हैं बगल में, तो इनको हटाकर दूसरे शब्द के साथ जोड़ा जाता है। इसको भी क्या कहा जाता है, संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ओके। फिर उसके बाद में एक नियम जो है घुंडी वाले यानी जिनमें जैसे क है तो आगे का शब्द तो हम व की तरह लिखते हैं और पीछे में घुंडी लगाते हैं, घुमाते हैं, जिसको घुमाते हैं उसको घुंडी कहते हैं। ऐसे फ का शब्द होता है, ट होता है, ड होता है और ढ भी उसी तरह से घुमाने वाला होता है। तो ये जो शब्द हैं इनको जब संयुक्त व्यंजन में प्रयोग करते हैं तो जैसे क है जो उसका जो घुंडी है वो हटा दी जाती है। इसी तरह से फ में है उसमें भी उसकी घुंडी हटा दी जाती है। तो इस तरह से हो गया क्या, वक्त और हफ्ता। ठीक है। आगे हलंत लगाकर भी अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। जो यहाँ पर हमने हलंत का प्रयोग किया था, इसमें हलंत यानी नीचे डंडा, जैसे ट में है ये घुंडी वाला है तो छुट्टी, ह चिन्ह, गड्ढा, पाठ्यक्रम। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम दिखाने के लिए कि वो आधा है उसमें हम हलंत लगा देते हैं। इसी तरह से आगे है र के विभिन्न रूप। र के बहुत सारे रूप होते हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो र सिर के ऊपर लगता है वो रेफ कहलाता है। ठीक है। सिर के ऊपर लगने वाला जो घुंडी टाइप का है
उसे, जैसे बड़ी ई में जो घुंडी लगाई जाती है, ऐसे कई बार व्यंजन के ऊपर भी हम ये घुंडी का प्रयोग करते हैं, व्यंजन के ऊपर भी घुंडी लगाते हैं। तो ये जो घुंडी लगा हुआ शब्द है र, उसको हम शब्द व्यंजन के ऊपर प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे रेफ कहते हैं और ये र माना जाता है। तो यदि स्वर रहित के बाद कोई व्यंजन आता है, स्वर रहित र के बाद कोई व्यंजन आता है, तो उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगता है। जैसे कर्म, यहाँ पर र में अ का स्वर नहीं है और म पे है, इसलिए म के ऊपर क्या लगा है, रेफ लगा है। स्वर्ग, स्वर्ग र जो है वो आधा है, तो स्व र और ग है, तो र में व्यंजन नहीं है, सॉरी अस्वर नहीं है, इसलिए ग के ऊपर लगा है। पर्व, आश्चर्य, ठीक है, इस तरह से। फिर एक लगता है, देखो हम प्रयोग करते हैं एक र में, जैसे कि उसके पैरों में लगाया जाता है, उसको पदेन बोलते हैं। तो यदि किसी स्वर रहित व्यंजन के साथ में र जुड़ता है तो वह उसके पैरों में जुड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जो पाई वाले व्यंजन होते हैं, उनके अंदर आमतौर पे इस तरह का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रश्न है, क्रम है, नृम है, नृम, तो ये जो है इनमें इस तरह से लगा हुआ है। फिर जो घुंडी वाले व्यंजन होते हैं, जब स्वर सहित र से पहले स्वर रहित ट ड आते हैं तो र क्या लगता है, फिर उनके पैरों में लगता है, इसको भी पदेनी कहा जाता है। उदाहरण राष्ट्र, ड्रम, ट्रक, ड्रामा, ट्राम आदि, ठीक है। तो इसको आप जब ये ऑडियो सुनेंगे बच्चों, तो अपने साथ में बुक को ज़रूर रखिएगा और बुक की एक एक जो कह रही हूँ उनको एक एक करके ज़रूर देखिएगा, तभी ये आपकी समझ में आएगा। अगला फिर हम बाद में करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें।